वार्ता को लेकर जेडी वेंस का बड़ा बयान आया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि वार्ता के दौरान संपर्क में लगातार वो ट्रंप के साथ बने हुए थे। 12 बार ट्रंप के साथ बातचीत उनकी हुई है। जो भी बातचीत 21 घंटे के दौरान जो दौरे की बातचीत हुई है उसमें तमाम जानकारियां व्हाइट हाउस और ट्रंप को दी जा रही थी। और आपको ये भी बता दें कि अब सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर आगे होगा क्या। मार्को रूबियो से भी बात की है जेडी वेंस ने इसी दौरान। और आपको ये भी बता दें कि ये वार्ता सफल नहीं हुई है। इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जेडी वेंस पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं और अमेरिका के लिए। और ईरान की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आगे की बातचीत का कोई इरादा नहीं है, कोई योजना नहीं है। अब अशरफ, सवाल ये जो हम कह रहे हैं कि आशुतोष ने भी कहा ना कि दुनिया उम्मीद पर कायम है, एक तरह से ये रणनीतिक एक गेंद को दूसरे पाले में डालने की कोशिश जेडी वेंस की तरफ से हुई कि ईरान के ऊपर अब निर्भर करता है कि वो क्या चाहते हैं। और शायद ईरान ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया है कि हमारा कोई इरादा ही नहीं है बातचीत का। तो क्या इसको भी रणनीति का हिस्सा मानना चाहिए और आप कह रहे हैं कि इस बातचीत को विफल नहीं कहना चाहिए अभी? बिल्कुल। एक बार दरअसल जो भी अमेरिका कहे या अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कहे, सवाल तो यहाँ पर खड़ा होता है कि बातचीत की जरूरत या मजबूरी किसको है। बातचीत की मजबूरी अमेरिका को है। अमेरिका ने दुनिया के लिए ये संकट खड़ा कर दिया, ईरान पर हमला करके स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद करवाया। अब उसी पर ये निर्भर है कि वो उसको किस तरह से खुलवाए, क्योंकि ये अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुके हैं, हम तो स्टेट ऑफ हार्मुज से गुजरते नहीं है, हमारा व्यापार वहां से नहीं है। ये तो दुनिया की प्रॉब्लम है और वही तो दुनिया पूछ रहा है कि आपने ईरान पे हमला किया, आपने उनकी लीडरशिप खत्म कर दी, आपने गोल पोस्ट चेंज किए, आपने पहले प्रोटेस्ट से शुरू किया, फिर ये कहा कि हम वहां पर रिजीम चेंज करेंगे, वो भी नहीं हो पाया, फिर कहा वहां की सैन्य शक्ति और सब कुछ खत्म करेंगे, वो भी नहीं किसी हद पर। इसमें कोई शक नहीं है, ईरान बहुत कमजोर हो गया, ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया कंपेरेटिवली टू अमेरिका एंड इजराइल। लेकिन कहीं ना कहीं जो अब उन्होंने कमजोर नस पकड़ी है कि दुनिया के ट्रेड, दुनिया की इकोनॉमी को इफेक्ट करके स्टेट ऑफ हार्मुज पर अपना वर्चस्व रखा है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए बहुत परेशानी है। और अमेरिका अब इस स्टेट ऑफ हार्मुज को किस तरह से दुनिया के लिए खुलवाएगा, वो बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। और जैसे आप शुरू से कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप पे आशुतोष भी बोल रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप पर निर्भर करेगा कि क्या वो अब कौन सा पैतरा बदले। उन्होंने हर तरीका आजमाया, हमला, धमकी, सभ्यता को खत्म करने की बात, यहाँ तक कि नेटो के साथ भी उनकी जो है उनकी खटाश जो है वो सामने आई। लेकिन अब सवाल खड़ा ये होता है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अब ये डिसाइड करेंगे। तो मेरे को आपको शुरू से कह रहा हूं कि इस बातचीत के लिए भी अमेरिका ने ही आमादा किया था ईरान को। ईरान बिल्कुल जंग के दौरान ये साफ कह चुका था कि हमें बातचीत की कोई जरूरत नहीं है। हमारा सुप्रीम लीडर मारा गया, हमारे रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर के सभी जो कमांडर है वो मारे गए, हमारे न्यूक्लियर साइट्स पर हमले हुए, अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम आखिरी दम तक लड़ते रहे। इसीलिए ट्रंप जब बोलते हैं अशरफ, तब पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा हलचल हुई है। लगातार 39 दिनों के युद्ध के दौरान उनकी बातें आई, फिर सीज फायर युद्ध विराम को लेकर के भी उन्होंने अनाउंस किया, फिर उन्होंने कहा कि बातचीत भी होगी, और अब उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि बातचीत बेनतीजा रही है। जरा ट्रंप के हम आपको कुछ बयान भी सुनवाते हैं कि कैसे उनके हर शब्द पूरी दुनिया में हलचल मचाते रहे। And so let's see what happens. Maybe they make a deal, maybe they don't. From the standpoint of America, we win. One of the things that's happening is that boats are sailing up and heading out to our country. Big, beautiful tankers, and we're loading them up with oil and gas and everything else. And it's a pretty beautiful thing to see. We're in very deep negotiations with Iran. We win regardless. We've defeated them militarily. They've dropped a couple of water mines, you call them water mines, in the boat. We've defeated all of their water boats too. Their Navy has gone 158 ships. They have 28 water droppers, mine droppers they call them. All of them are sunk. And now all we do is we'll open up the strait, even though we don't use it, because we have a lot of other countries in the world that do use it, that are either afraid or weak or cheap. I don't know what it is, but we were not helped by NATO, that I can tell you. If China does that, China's going to have big problems, okay? अशरफ वानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अशरफ, ट्रंप की बातों को भी दरकिनार कर दे, जेडी वैंस ने कहा ये भी छोड़ देते हैं,
एक शब्द पर टिकते हैं, बातचीत अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। और तब उस रेफरेंस में देखते हैं जब ट्रंप ने कहा था कि यह तय करेगा ईरान के साथ बातचीत कि उनका अगला कदम क्या होगा। ईरान की तैयारियां क्या इसके दूसरे प्रभाव को लेकर हैं? क्या वो एस्केलेशन लैडर पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? आशुतोष, दरअसल अगर देखें तो ये जंग असल में रुका ही नहीं है, क्योंकि बातचीत शुरू हो गई है। जो सबसे स्ट्रांग एलाई है ईरान का, उस पर इस युद्ध की सबसे भीषण बमबारी हुई, यानी हिजबुल्लाह पर और दक्षिणी लेबनान पर। और वो एक प्रिकंडीशन थी जिसकी घोषणा शहबाज शरीफ ने भी की थी अपने ट्वीट में जब सीज फायर की घोषणा हुई थी। तो कहीं ना कहीं वहीं से तब लग रहा था कि कुछ इस बातचीत से नतीजा नहीं निकला, लेकिन नतीजा अब यही निकला। कम से कम दो जो कन्फ्लिक्ट पार्टीज है, ईरान और अमेरिका, वो एक मेज पे बैठे और इतने सालों के बाद बैठे। और उसमें भी एक बड़े कदावर नेता वाइस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो अमेरिका की नीति या अमेरिका पर फैसला लेने की कोई वेट रखते हैं। तो उस बीच भी जो वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से स्टेटमेंट भी आया, मैं अगर उसको पूरी तरह से पढूं, उन्होंने एक दरवाजा खुला रखा है। यानी जो आपने कहा कि ईरान अब तय करे, ईरान ने तय कर लिया है, वो आज नहीं बल्कि युद्ध के दौरान भी, कि उनकी जो शर्तें हैं वो मानी जाएं। उनमें से 4 जो महत्वपूर्ण शर्तें हैं, उन पर किसी न तरीके से वो अमेरिका पर दबाव बढ़ाना चाहता है। स्टेट ऑफ हार्मूज का कंट्रोल, या फिर जंग से जो तबाही ईरान में हुई है उसकी भरपाई। तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति को ये तय करना होगा, या तो वो स्टेट ऑफ हार्मूज में ईरान को वसूली करके वो जंग का हर्जाना जो है वो उसकी भरपाई का मौका दें, या फिर किसी देश को या किसी उन देशों को तैयार करें जो स्टेट ऑफ हार्मूज का इस्तेमाल करते हैं। उसका विकल्प यही है कि उसमें जो है प्रति बैरल $1 की वसूली जो है वो ईरान करेगा। नहीं, क्या अभी भी पाकिस्तान और चीन की कोई भूमिका बची रह गई है कि एक कदम हम आगे बढ़ सकते हैं? अगर उन्होंने शुरुआत की कि दोनों को टॉक टेबल पर लाएं, बातचीत तो चली गई, सब अपने अपने वतन वापसी कर रहे हैं, अब इन दोनों मुल्कों की भूमिका क्या होगी? ईरान में खासतौर से चीन की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। चीन सबसे ज्यादा उनका तेल खरीदता है। चीन जो है वो नहीं चाहता है कि अमेरिका का इतना वर्चस्व खाड़ी देशों में रहे जितना अभी वर्तमान में है, और उसको कम करने की कोशिश इन 40 दिन के युद्ध के दौरान हुई। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि अब जिस अंदाज से इस पूरे युद्ध में मिडिल ईस्ट के देश, जितना भी जीसीसी के देश हैं, वो सबसे ज्यादा खसारे में रहे। और उसके बाद अगर कोई खसारे में रहा वो इजराइल है।